बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जलवायु। पहले हम बात करते हैं जलवायु कहते किसे हैं। बहुत लोग जलवायु और मौसम को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। किसी भी एक निश्चित भौगोलिक स्थान पर किसी भी एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम एक दिन की 24 घंटे में प्रतिपल बदलता रहता है। वो 2 घंटे में भी बदल सकता है, 2 दिन में भी बदल सकता है। तो ये जो बदलाव होता है इसको मौसम कहते हैं। लेकिन जलवायु किसी भी विस्तृत भौगोलिक परिवेश के मौसम तथा उनमें आए बदलाव का निष्कर्ष होता है। वो सबका योग होता है। किसी भी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए उस स्थान की मौसमी परिस्थितियों का 30 वर्षों का अध्ययन जरूरी होता है। हम बात करें भारत की जलवायु की, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। भारत में अगर इसको हम 2 तत्वों के आधार पर देखें तो वो इस प्रकार है। वर्षा के आधार पर देखते हैं तो अगर हिमालय में वर्षा होती है तो वो हिम के रूप में होती है, वहीं पे बाकी शेष भागों में वर्षा के रूप में होती है। और वर्षा की अगर मात्रा देखें तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि वहीं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर तक सिर्फ वर्षा होती है। अब तापमान में देखें तो गर्मियों में जो तापमान होता है, राजस्थान के मरुस्थल में जो तापमान होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर में ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंचता है। और सर्दियों में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंच पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निम्न तत्वों के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में निम्न प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। इसमें निम्नलिखित कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र तट से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश की बात करें तो ये पृथ्वी के ग्लोब पर जो पीले रंग से जो क्षेत्र शेडेड है वह यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़्यादा देर तक और पड़ता है। इस वजह से सौर ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। और जैसे जैसे हम ऊपर पोलर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ में पोलर की तरफ और साउथ में पोलर की तरफ, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है और बहुत कम समय के लिए पड़ता है। अब बात करते हैं ऊंचाई की। तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तो तापमान घटने लगता है। इसलिए पहाड़ियों में भी गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। हम बात करते हैं वायु दाब एवं पवन तंत्र की।
तो ये जो दोनों तत्व हैं ये स्थान के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। पवन तंत्र वहाँ के अक्षांश पर निर्भर करता है कि वहाँ के उच्च अक्षांश है, निम्न अक्षांश है या मध्यवर्ती अक्षांश है, तो वहाँ पर पवन तंत्र क्या है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय पवन है कि ध्रुवीय पवन है कि उपोष्णकटिबंधीय पवन है, ये अक्षांश पर निर्भर करता है। और पवन तंत्र की बात करें तो वायुदाब की बात करें तो ये ऊंचाई पे निर्भर करेगा कि जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वायुदाब बढ़ता जाएगा और निम्न स्थान पे या समतल स्थान पर रहेंगे तो वायुदाब कम रहेगा। इसीलिए अक्षांश से ऊंचाई ये दोनों प्रभावित करता है वायुदाब एवं पवन तंत्र को। अब बात करते हैं समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र के किनारे, समुद्र के पास जो भी जलवायु, समुद्र जो है जलवायु पर समकारी प्रभाव डालता है। हम जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे मौसम में परिवर्तन होता जाएगा। समकारी प्रभाव का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी, एक समान रहता है वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से स्थल की तरफ जाएंगे वहाँ पर महाद्वीपीय अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, सर्दी में बहुत अधिक ठंडी, ठंडी में बहुत अधिक ठंडी। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराएं भी जलवायु को बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर महासागरीय धाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र तट से धरातल की तरफ हो तो वह क्षेत्र अगर महासागरीय धाराएं ठंडी हैं तो वो क्षेत्र पर ठंड का प्रभाव रहेगा। अगर महासागरीय धाराएं गर्म हैं तो उस क्षेत्र पर गर्म का प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं उच्चावच। तो उच्चावच भी जलवायु नियंत्रण में बहुत प्रभावकारी भूमिका निभाता है। जैसे कि पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करता है। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वह आने वाले वायु को रोकने में सक्षम है तो वह उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन सकता है। जैसे कि आप अपने स्कूल के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर बारिश के समय में बहुत वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, ऊंचाई है। तो जो भी आर्द्रता युक्त हवाएं इधर आती हैं तो ये पहाड़ों से टकरा जाती हैं और जब पहाड़ों से टकराती हैं तो यहाँ पे वर्षा हो जाती है। अगर ये पहाड़ नहीं रहते तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। अब बात करते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें भी अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, समुद्र से दूरी, हिमालय पर्वत की उपस्थिति, भूमि तथा जल का वितरण, ये सब तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं संबंधित वायु दाब तथा पवनें। पृष्ठीय वायु दाब तथा पवनें, अपरिणत वायु परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होते हैं। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं?
यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और ये एक आभासी बल होता है जो कि विषुवत रेखा पर उत्पन्न होता है। इस बल के कारण जो पवनें होती हैं वह उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। विक्षेपित होने का अर्थ मुड़ जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवत रेखा की ओर जो कि निम्न दाब होता है उधर मुड़ जाती हैं। इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि वो स्थल से ही उत्पन्न होती हैं और बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं के बराबर होती है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो भारत को बहुत ही शुष्क क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि यहाँ जो पवनें चल रही हैं उसमें नमी है ही नहीं, तो वर्षा कहाँ से होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत एक शुष्क क्षेत्र नहीं है, मानसूनी क्षेत्र है। ऐसा क्यों है उसका हम देखते हैं आगे। शीत ऋतु में शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। अब गर्मियों में देखते हैं, नीचे वाले मैप में आप देखिए। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक पूरे एशिया में और उत्तर पूर्वी भारत में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, ठीक, आप हिंद महासागर देख रहे हैं, हिंद में पूरे एशिया में और उत्तर पूर्वी भारत में निम्न दाब रहता है और हिंद महासागर में उच्च दाब रहता है। हिंद महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उच्च दाब रहता है। वहाँ से जो हवाएं चलती हैं विषुवत रेखा के जो दक्षिण में हिंद महासागर का पोर्शन जो है उधर से जो हवाएं चलती हैं विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ, तो जब उधर बढ़ती हैं तो वहाँ पे कोरियोलिस बल काम करता है, जिसका नेचर ये है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाता है। तो जब विषुवत ये जो हवाएं हैं जब विषुवत रेखा को पार करके उत्तर की तरफ जाने का सोचती हैं तो विषुवत रेखा पर वो जो हवाएं हैं वो किधर मुड़ जाएंगी, दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे। और जब दाहिनी ओर मुड़ेंगी तो उसके रास्ते में पड़ता है भारतीय उपमहाद्वीप और वहाँ पर निम्न दाब रहता है और हवाओं का यह प्रकृति होता है कि वह उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बढ़ती हैं। तो हिंद महासागर में था उच्च दाब और उत्तर पूर्वी भारत में था निम्न दाब। तो हवाएं जब विषुवत रेखा को क्रॉस की तो उनको निम्न दाब मिला, वो सीधे पहुंचती हैं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ और यही जब पहुंचती हैं तो इसी को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ये पवनें गर्म सागरों के ऊपर से बहती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नमी ग्रहण कर लेती हैं और जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुंचती हैं टकराती हैं धरातल से, वो वर्षा करती हैं। इस वायु परिसंचरण का एक मुख्य घटक भी है जिसका नाम है जेट धारा। जो जेट धाराएं होती हैं यह
27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती हैं। जैसे आप देख सकते हो कर्क रेखा की जो लाइन है और उसके ऊपर में 30 डिग्री है, तो मान लो कि उसी के ऊपर वो चलती हैं। इसको उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं जो होती हैं ग्रीष्म ऋतु को यानी गर्मी की ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में, हिमालय का आप समझ लो हिमालय का पोर्शन कहाँ है, उसके दक्षिण में हमेशा बहती हैं। लेकिन ये गर्मियों में हिमालय के उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। इस जेट धारा के द्वारा ही देश के उत्तर मतलब भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आते हैं। ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जो है वो सर्दी के महीनों में आते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर व नवंबर के महीनों में आते हैं। ये जो होते हैं ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं और ये देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे गर्मी में जब भी चक्रवात आता है वो इसी का उदाहरण है। जो भी भारत का पूर्वी तट है, पश्चिमी तट में बहुत कम आता है, लेकिन पूर्वी तट जो बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर कटिबंधीय चक्रवात बहुत ही ज़्यादा आता है। वही पूर्वी प्रवाह का एक भाग होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक खत्म हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून। अगले क्लास में भारतीय मानसून पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा उसको आप रिवाइज करो। इसको सुनकर आप अपने पॉइंट्स कॉपी में लिखो और उसको याद करो।